देहात में विद्रोह, बम्बई दक्कन। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया और संथाल लोगों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोपोन्माद दिखाते हैं। वे जिसे अन्याय और अपने दुख दर्द का कारण समझते हैं उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं। यदि हम उनकी नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं और उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं तो हम उनके जीवन और अनुभव की झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। विद्रोहों के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश भी करते हैं और उसके कारणों की भी जांच करते हैं जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सकें। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन में 1875 में हुआ। स्रोत 6। उस दिन सूपा में 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा, शनिवार दिनांक 15 मई को सुपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहां के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बॉन्ड, अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया। लगभग 2000 रुपये का चोरी का माल छुड़ा लिया गया। अनुमानतः 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। दक्कन दंगा आयोग। अभी आप समझ सकते हैं कि यदि इस समय के हिसाब से कंपैरिजन करें तो 1 लाख रुपए उस समय का इस समय लगभग करोड़ों रुपए में हो जाएगा। लेखा बहियाँ जला दी गई। यह आंदोलन पूना, आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा में शुरू हुआ। सुपा एक विपणन केंद्र, मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंधों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट लीं और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए। सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋणबंध नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए। अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत भी वहीं पीछे छोड़ गए। इतिहास में आप ये एक समानता देखेंगे कि जब भी एक वर्ग को दबाया जाता है, एक स्तर पे आने के बाद से वो विद्रोह में बदल जाता है और तबाही का कारण बनता है, जैसा कि समझ में आ रहा है ये पढ़ने के बाद से। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर दृश्य आ गया। अध्याय 11 भी देखिए। विद्रोही किसानों ने गांव में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला ली गईं। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और
उनमें से बहुतों को दंडित किया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। साहूकार एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। स्रोत 7 समाचार में छपी रिपोर्ट। रजत और साहूकार शीर्षक नामक निम्नलिखित रिपोर्ट 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में छपी। उसे मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट में यथावत उद्धृत किया गया। हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है। वे अर्थात रजत सर्वप्रथम अपने गांव की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उस गांव की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं और अपराधी समय रहते ही तितर-बितर हो जाते हैं। लेखक द्वारा प्रयुक्त भाषा या शब्दावली से अक्सर उसके पूर्वाग्रहों का पता चल जाता है। स्रोत 7 को सावधानीपूर्वक पढ़िए और उन शब्दों को छांटिए जिनसे लेखक के पूर्वाग्रहों का पता चलता है। चर्चा कीजिए कि उस इलाके का रजत उसी स्थिति का किन शब्दों में वर्णन करता होगा। आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों चलाए गए थे? यह विद्रोह क्यों हुआ? इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है? आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें। एक नई राजस्व प्रणाली। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, वहाँ भी राजस्व की नई प्रणालियाँ लागू कर दी गई। इस्तेमारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका एक कारण तो यह था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गईं, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूँकि राजस्व की मांग इस्तेमारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक सरकार इस पर बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार को अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती है जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालयी जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्यवाही करने लगे। रिकार्डो के विचारों के अनुसार भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकार्डो के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहाँ जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनें पट्टे पर दे दी
और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। पट्टा अर्थात एक मुश्त राशि लेकर कुछ दिनों के लिए उस व्यक्ति को अधिकार दे देना जो राशि दे रहा है। उस ज़मीन पे वो जो मन करे वो कर सकता है, जोते बोए कुछ भी करे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। किरायाजीवी शब्द ऐसे लोगों का द्योतक है जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर जीवन यापन करते हैं। जो राजस्व प्रणाली बम्बई दक्कन में लागू की गई उसे रैयतवाड़ी कहा जाता है। बंगाल में लागू की गई प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था। रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर 30 साल के बाद जमीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ा दी जाती थी। इसलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही थी। राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी, खास तौर पर समस्या और भी विकट थी। जब वर्षा नहीं होती थी और फसल खराब होती थी तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभारी कलेक्टर अपनी कार्य कुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसके फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, अर्थात उस समय मंदी आई होगी। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आई। इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला गया और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई और जो बचे उनके पास भी इस संकट का सामना करने के लिए खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियां आसमान को छूने लगी। इसकी भयावहता आप इसी बात से समझ सकते हैं। 1/3 पशुधन खत्म हो गए और अकाल पड़ा होगा तो कितने लाख लोग मारे गए होंगे। आगे चलते हैं। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहे, उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे अथवा बच्चों की शादियां कैसे की। यह सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। ऋणदाता से पैसा उधार लेकर ही राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन हो जाता था। कर्ज बढ़ता गया, उधार की राशियां बकाया रहती गईं और ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई। आपने मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ यदि पढ़ी होगी तो अधिकतर कहानियाँ ऐसी ही हैं जिसमें एक किसान कर्ज ले लेता है और उसी के जाल में फंस जाता है। कुछ कहानियों में तो यह भी बताया गया है कि किसान कर्ज चुकाने के लिए आजीवन गुलाम की तरह कार्य करता है। अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसानों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत को खरीदने और अपने उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे।
1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे। मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था, व्यवस्था कठोर एवं लचकहीन थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सनह सनह बढ़ती गईं। किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे थे। इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि रूप में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए हल बैल चाहिए थे। उन्हें बीज और ज़मीन खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इतिहास वहीं से सही तरीके से शुरू होता है जब आदमी कृषि करना शुरू किया था। कृषि करना शुरू किया, फिर राजशाही बनना शुरू हुआ। लेकिन एक चीज़ है जो कभी नहीं बदला, उसी से पैसा लेकर लोग अमीर हो गए, राजशाही बना ली, एक पूरा सैनिक सिस्टम तैयार हो गया। लेकिन किसान वही था, वही है और लगता है कि हमेशा वही रहेगा। उनके लिए परेशानियां हमेशा से ही रहती हैं और बनी रहेंगी और शायद समझ में नहीं आता कि इसका उपाय भी क्या होगा। कभी विचार कीजिएगा इस पे। कपास में तेजी। इस ग्राफ में अंकित रेखा कपास की कीमतों में आई तेजी और गिरावट को दिखाती है। इसमें 1860, 62, 64 के बीच में एक बार कीमतें बहुत ज़्यादा गई हुई हैं और लगभग 1867 में कीमतें नीचे आई हैं और फिर से 68 के बाद बढ़ती हुई दिख रही हैं। फिर कपास में आई तेजी। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। ब्रिटेन के सूती वस्त्रों के विनिर्माता काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर अपनी निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर यह स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न से विचलित होकर वे बड़े उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। उनका उद्देश्य दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना था, जिससे उनकी कंपनी का विकास हो सके। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। व्यापार करने के लिए जब मुफीद जगह ढूंढा जाता है तो एक ऐसा जगह ढूंढा जाता है जहाँ पे श्रम सस्ता हो। यदि आपको पता ना हो तो बता देता हूँ। चीन एक बहुत बड़ा रीजन है कि चीन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ गया। वहाँ पे श्रम सस्ता था और वहाँ पे उसने पहल की, विदेशी कंपनियाँ आने लगी। भारत में तो 1992 के बाद से ऐसे पहल स्टार्ट हुए। वहाँ पे 70 के दशक से ही ऐसे पहल स्टार्ट हो गए, जिसके कारण आज वो इस स्थिति में है। हालांकि इस समय यदि कंपैरिजन किया जाए तो भारत का श्रम चीन से भी सस्ता है, जिसका कारण आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कंपनियां भारत में भी आ रही हैं। चित्र है कपास ढोने वाली गाड़ियां एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी हैं। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 13 दिसंबर 1862। कितनी सारी गाड़ियां दिख रही हैं, जिसमें कुछ गधे खच्चर और घोड़ा गाड़ी भी शायद कुछ हैं और इसमें कपास ही कपास दिख रहा है और ये बरगद का पेड़ ही प्रतीत हो रहा है। कुछ दूर पे बैलगाड़ियाँ भी दिख रही हैं। अच्छा, ये कमेंट कीजिएगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जब सन 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया तो ब्रिटेन के कपास क्षेत्र, मंडी तथा कारखानों में तहलका मच गया।
अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास के आयात में भारी गिरावट आ गई। वह सामान्य मात्रा का 3% से भी कम हो गया। 1861 में जहां 20 लाख गांठें, हर गांठ 400 पाउंड की आई थीं, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ। भारी मात्रा में कमी हो गई होगी उस समय। और जहाँ तक पाउंड का बात है, पाउंड एक वज़न नापने का पैमाना है। ब्रिटिश और अमेरिकन ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड अपना ये अलग अलग ही चलते हैं। अमेरिकी इंग्लिश भी अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश भी अलग है। बहुत सारी चीज़ें हमें लगता है कि ये अपना अपना सत्ता को स्थापित करने के लिए अपनी अपनी चीज़ें बनाते गए। भारत तथा अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ यह संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास का अधिक मात्रा में निर्यात करें। बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में उछाल आया, चित्र 10.15 हमने देखा था, तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन को मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया। इसके लिए इन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी, ताकि वे भी आगे उन ग्रामीण ऋणदाताओं को जिन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया था, अधिकाधिक मात्रा में राशि उधार दे सकें। जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है, क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। चित्र 10.17 के 3 भाग हैं, जिनमें कपास ढोने के भिन्न भिन्न साधन दर्शाए गए हैं। चित्र में कपास के बोझ से दबे जा रहे बैलों, सड़क पर पड़े शिलाखंडों और नौका पर लदी गांठों के विशाल ढेर को देखिए। कलाकार इन तस्वीरों के जरिए क्या दर्शाना चाहता है। चित्र, रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 20 अप्रैल 1861। जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई, तब ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत ब्रिटिश उद्योगों की कपास संबंधी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किए जाने लगा। उनकी यह दिलचस्पी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज के पृष्ठों में परिलक्षित होती है। आप देख सकते हैं कि हर प्रकार का परिवहन लगभग दिखाई दे रहा है। बैलगाड़ी है, नाव है, भरा पड़ा हुआ है कपास से। उन्हें कितनी परेशानी होती होगी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में। इसी परेशानी को उन्होंने सॉल्व करने के लिए रेल की स्थापना की थी। आपको पता होगा, भारत में पहली रेल बॉम्बे से लेकर थाने के बीच में चली थी। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गांवों के रैयतों का अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा। उन्हें कपास उगाए जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी। साहूकार भी दीर्घावधिक ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया। 1860 से लेकर 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 62 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था, उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। चित्र, नौकाओं का एक बेड़ा मिर्ज़ापुर से महानदी के रास्ते कपास की गांठें ले जा रहा है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 13 दिसंबर 1862। रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले मिर्ज़ापुर का कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह केंद्र था। बड़ी बड़ी नावें दिख रही हैं। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन यदि आपने देखा होगा तो उसी प्रकार की कुछ नावें दिख रही हैं। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया।
1860 से 1864 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या दोगुनी हो गई। 1862 तक स्थिति यह आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% भाग अकेले भारत से जाता था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो लाभ अवश्य हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए। चित्र 10.19 ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के बम्बई टर्मिनस पर कपास की गांठें पड़ी हुई हैं। उन्हें आगे समुद्री जहाज़ों से इंग्लैंड भेजा जाएगा। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज 23 अगस्त 1862। जब रेलें चलने लगीं तो कपास की गांठें गाड़ियां और नौकाओं द्वारा ही नहीं, रेलों से भी भेजे जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे धीरे कम हो गया, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र में दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ी रेलवे स्टेशन से पत्तन तक कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। ऋण का स्रोत सूख गया। जिन दिनों कपास के व्यापार में तेजी हो रही, भारत के कपास व्यापारी अमेरिका को अस्थायी रूप से विस्थापित करके कच्ची कपास के विश्व बाजार को अपने कब्जे में करने के सपने देखने लगे। 1861 में बॉम्बे गजट के संपादक ने पूछा, दास राज्यों संयुक्त राज्य अमेरिका को विस्थापित करके लंकाशायर को कपास का एकमात्र आपूर्तिकर्ता बनने से भारत को कौन रोक सकता है। लेकिन 1865 तक ऐसे सपने आने बंद हो गए। जब अमेरिका में गृह युद्ध समाप्त हो गया तो वहाँ कपास का उत्पादन फिर से चालू हो गया और ब्रिटेन के भारतीय कपास के निर्यात में गिरावट आती चली गई। महाराष्ट्र में निर्यात व्यापारी और साहूकार अब दीर्घावधिक ऋण देने के लिए उत्सुक नहीं रहे। उन्होंने यह देख लिया था कि भारतीय कपास की मांग घटती जा रही है और कपास की कीमतों में गिरावट आ रही थी। इसलिए उन्होंने अपना कार्य व्यवहार बंद करने, किसानों को अग्रिम राशि प्रतिबंधित करने और बकाया ऋणों को वापस मांगने का निर्णय लिया। आपको पता होगा कि यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक है, एशिया से बहुत दूरी पड़ जाती है, इसलिए कपास का व्यापार बहुत कम हो गया होगा। रयत अर्जी। नीचे यह याचिका का उदाहरण दिया गया है जो करजत तालुकों के मीर गांव के एक रयत द्वारा कलेक्टर अहमदनगर दक्कन दंगा आयोग को दी गई थी। साहूकार लोग काफ़ी दिनों से हम पर अत्याचार कर रहे हैं। चूँकि हम अपना घर खर्च चलाने के लिए काफ़ी मात्रा में पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए हम उनसे पैसा, कपड़ा और अनाज मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। उनसे हमें ये चीज़ें मिलती जाती हैं पर बड़ी कठिनाई से, और उसके लिए हमें उनके साथ कड़ी शर्तों पर बंध पत्र लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा कपड़ा और अनाज भी नकद दरों पर नहीं बेचा जाता। हमसे जो कीमतें मांगी जाती है वह नकदी की कीमत चुकाने वाले ग्राहकों की अपेक्षा आमतौर पर 25 से 50% होती है। अभी के EMI सिस्टम से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 20,000 का सामान यदि आप धीरे धीरे पे करते हैं तो आपको 25,000 का हो सकता है पड़ जाए। EMI कितने दिन की बन रही है उस हिसाब से आपका निर्धारित होता है। हालांकि ये उससे भी ज़्यादा जा रहा है। हमारे खेतों की उपज भी साहूकार ले जाते हैं। उपज ले जाते समय तो वे हमें यह आश्वासन देते हैं कि इसकी कीमत हमारे खाते में जमा कर दी जाएगी, लेकिन वे हमारे खातों में ऐसा कोई उल्लेख नहीं करते। वे जब हमारी उपज ले जाते हैं तो बदले में कोई रसीद भी नहीं देते। रैयत अपनी अर्जी में क्या शिकायत कर रहा है? ऋणदाता द्वारा किसान से ले जाई जाने वाली फसल उसकी खाते में क्यों नहीं चढ़ाई जाती? किसानों को कोई रसीद क्यों नहीं दी जाती? यदि आप ऋणदाता होते तो इन व्यवहारों के लिए आप क्या क्या कारण देते? एक ओर तो ऋण का स्रोत सूख गया, वहीं दूसरी ओर राजस्व की मांग बढ़ाती गई। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है,
पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 और 1830 के दशकों में किया गया था। अब अगला बंदोबस्त करने का समय आ गया था और इस नए बंदोबस्त में मांग को नाटकीय ढंग से 50 से 100% तक बढ़ा दिया गया। भला बेचारे रैयत उस हालात में, जबकि कीमतें गिर रही थी और कपास के खेत गायब हो रहे थे, इस प्रकार बढ़ी हुई मांग को कैसे पूरा कर सकते थे। इसलिए उन्हें एक बार फिर ऋणदाता की शरण में जाना पड़ा, लेकिन ऋणदाता ने अब की बार ऋण देने से इनकार कर दिया। उसे अब रैयत द्वारा ऋण वापस अदा किए जाने की उसकी क्षमता में विश्वास नहीं रहा। अन्याय का अनुभव। ऋणदाता द्वारा ऋण देने से इनकार किए जाने पर रैयत समुदाय को बहुत गुस्सा आया। वे इस बात के लिए ही क्रुद्ध नहीं थे कि वे ऋण के गर्त में गहरे से गहरे डूबे जा रहे हैं, अथवा कि वे अपने जीवन को बचाने के लिए ऋणदाता पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, बल्कि वे इस बात से ज़्यादा नाराज थे कि ऋणदाता वर्ग इतना संवेदनहीन हो गया है कि वह उनकी हालात पर कोई तरस नहीं खा रहा है। ऋणदाता लोग देहात के प्रथागत मानकों यानी रूढ़ी रिवाजों का भी उल्लंघन कर रहे थे। पैसा उधार देने का कारोबार निश्चित रूप से औपनिवेशिक शासन से पहले भी काफ़ी फैला हुआ था और ऋणदाता अक्सर ताकतवर हस्तियां होते थे। कई प्रकार के प्रथागत मानक ऋणदाता और रैयत के पारस्परिक संबंधों पर लागू होते थे और विनियमित करते थे। आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि इस समय के बड़े बड़े बैंक जिस प्रकार से हैं, उस प्रकार से ये भी हुआ। मतलब इस समय तो कुछ बैंक ज़्यादा बड़े हो गए हैं, फिर भी एक इलाके का, मान लीजिए जहाँ पे 50 गाँव 60 गाँव का कोई एक साहूकार बड़ा, आप समझ सकते हैं कि एक छोटे मोटे जो इस समय फाइनेंस कंपनियाँ चल रही हैं उसके बराबर तो रहता ही होगा कम से कम। एक सामान्य मानक यह था कि ब्याज मूलधन से अधिक नहीं लिया जा सकता। इसका प्रयोजन ऋणदाता द्वारा ही की जाने वाली जबरन वसूली को सीमित करना और यह परिभाषित करना था कि उचित ब्याज क्या होना चाहिए। औपनिवेशिक शासन में इस नियम की धज्जियां उड़ा दी गईं। दक्कन दंगा आयोग द्वारा छानबीन किए गए मामलों में से एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 से भी अधिक ब्याज लगा रखा था। अनेक याचिकाओं में रैयत लोगों ने इस प्रकार की जबरन वसूलियों और प्रथाओं के उल्लंघन से संबंधित अन्याय के विरुद्ध शिकायत की थी। आप समझ सकते हैं 100 रुपये की जगह 2000 रुपये वसूला गया, सिर्फ ब्याज। कितना भयावह कंडीशन होगा जब एक किसान यदि पढ़ा लिखा नहीं होगा फिर भी वह इतना तो समझ ही पाता होगा किसी दूसरे से बातचीत करके कि उसने इतना ज़्यादा दे दिया है, और यदि कहीं वो पढ़ा लिखा होगा तो वह समझ सकता था कि वो कितना देता जा रहा है, किसके एवज में। स्रोत 8, भाड़ा पत्र। जब किसान पर ऋण का भार बहुत बढ़ गया तो वह ऋणदाता का ऋण चुकाने में असमर्थ हो गया। अब ऋणदाता के पास अपना सर्वस्व जमीन, गाड़ियाँ, पशुधन देने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन पशुओं के बिना वह आगे खेती कैसे कर सकता था। इसलिए उसने ज़मीन और पशु भाड़े पर ले लिए। अब उसे उन पशुओं के लिए जो मूल रूप से उसके अपने ही थे भाड़ा चुकाना पड़ता था। उसे एक भाड़ा पत्र, किराया नामा लिखना पड़ता था, जिसमें यह साफ तौर पर कहा जाता था कि ये पशु और गाड़ियाँ उसकी अपनी नहीं है। विवाद छिड़ने पर यह दस्तावेज न्यायालयों में मान्य होते थे। नीचे एक ऐसे ही दस्तावेज का नमूना दिया गया है जो नवंबर 1873 में एक किसान ने हस्ताक्षरित किया था। यह दक्कन दंगा आयोग के अभिलेखों से उद्धृत है। मैंने आपको देय ऋण के खाते में आपको अपनी लोहे के धुरों वाली 2 गाड़ियाँ, साज सामान और 4 बैलों के साथ बेची गई। मैंने इस दस्तावेज के तहत उन्हीं 2 गाड़ियों और 4 बैलों को आपसे भाड़े पर लिया है। मैं हर माह आपको 4 रुपये प्रति माह की दर से उनका किराया भाड़ा दूंगा और आपसे आपकी अपनी लिखावट में रसीद प्राप्त करूंगा। रसीद न मिलने पर मैं यह दलील नहीं दूंगा कि किराया नहीं चुकाया गया है। उन सभी वचनबद्धताओं की सूची बनाइए जो किसान इस दस्तावेज में दे रहा है। ऐसा कोई दस्तावेज हमें किसान
और ऋणदाता के बीच के संबंध के बारे में क्या बताता है? इससे किसान और बैलों, जो पहले उसी के थे, के बीच के संबंध में क्या अंतर आएगा? रजत ऋणदाताओं को कुटिल और धोखेबाज समझने लगे थे। वे ऋणदाताओं के द्वारा खातों में धोखाधड़ी करने और कानून को धता बनाने की शिकायतें करते थे। 1859 में अंग्रेजों ने एक परिसीमन कानून पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि ऋणदाता और रजत के बीच हस्ताक्षरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। इस कानून का उद्देश्य बहुत समय तक ब्याज को संचित होने से रोकना था, किंतु ऋणदाता ने इस कानून को घुमाकर अपने पक्ष में कर लिया और रजत से हर तीसरे साल एक नया बंध पत्र भरवाने लगा। हर कानून का कोई न कोई एक काट होता है, वहाँ इसी का इस्तेमाल दिख रहा है। जब कोई नया बांड हस्ताक्षरित होता तो वह न चुकाई गई शेष राशि अर्थात मूलधन और उस पर उत्पन्न तथा इकट्ठा हुए संपूर्ण ब्याज को मूलधन के रूप में दर्ज किया जाता और उस पर नए सिरे से ब्याज लगने लगता। दक्कन दंगा आयोग को प्राप्त हुई याचिकाओं में रजत लोगों ने यह बतलाया कि यह प्रक्रिया कैसे काम कर रही थी। स्रोत 10 देखिए। और किस प्रकार ऋणदाता लोग रजत को ठगने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते थे। जब ऋण चुकाए जाते तो वे रजत को उसकी रसीद देने से इनकार कर देते थे, बंद पत्रों में जाली आंकड़े भर देते थे, किसानों की फसल नीची कीमतों पर ले लेते थे और आखिरकार किसानों की धन संपत्ति पर ही कब्जा कर लेते थे। तरह तरह के दस्तावेज और बंद पत्र इस नई अत्याचारपूर्ण प्रणाली के प्रतीक बन गए। पहले ऐसे दस्तावेज बहुत ही कम हुआ करते थे, किंतु ब्रिटिश अधिकारी अनौपचारिक समझौते के आधार पर पुराने ढंग से किए गए लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखते थे। उनके विचार से लेन देन की शर्तें संविदाओं, दस्तावेजों और बंद पत्रों में साफ साफ, सुस्पष्ट और सुनिश्चित शब्दों में कही जानी चाहिए और वे विधि सम्मत होनी चाहिए। जब तक कि कोई दस्तावेज या संविदा कानून की दृष्टि से प्रवर्तनीय नहीं होगा, तब तक उसका कोई मूल्य नहीं होगा। आप समझ सकते हैं, एक तरफ अंग्रेजों की मार झेलनी पड़ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जो जुल्म ढाए जा रहे हैं किसानों पर। एक तरीके से हमेशा से आप देखेंगे तो जो भी धनी वर्ग रहा है, किसी न किसी तरीके से गरीब को प्रताड़ित करता रहा है। समय के साथ किसान यह समझने लगे कि उनके जीवन में जो भी दुख तकलीफ है, वह सब बंद पत्रों और दस्तावेजों की इस नई व्यवस्था के कारण ही है। उनसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिए जाते और अंगूठों के निशान लगवा लिए जाते थे, पर उन्हें यह पता नहीं चलता कि वास्तव में वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठे के निशान लगा रहे हैं। उन्हें उन खंडों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता जो ऋणदाता के बंद पत्रों में लिख देते थे। आप इस समय साउथ की मूवीज वगैरह देखते होंगे तो किसानों पे बहुत सारी मूवीज़ मैंने देखी हैं जिनमें इस टाइप की प्रक्रिया दिखाई गई है कि अंगूठा लगाया गया या फिर सादे कागज़ पे हस्ताक्षर कर दिया गया। हाँ, आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी तो साइन ले लेता है अक्षय कुमार ऐसे सफ़ेद कागज़ पे और जो मन करता लिख देता है, अब दे देता है। वे तो हर लिखे हुए शब्द से डरने लगे थे, मगर वे लाचार थे क्योंकि जीवित रहने के लिए उन्हें ऋण चाहिए थे और ऋणदाता कानूनी दस्तावेजों के बिना ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे। कर्ज कैसे बढ़ते गए। दक्कन दंगा आयोग को दी गई अपनी याचिका में एक रजत ने स्पष्ट किया कि ऋणों की प्रणाली कैसे काम करती थी। एक साहूकार अपने कर्जदार को एक बंद पत्र के आधार पर 100 रुपये की रकम 3.2 की मासिक दर पर उधार देता है। कर्ज लेने वाले इस रकम को बॉन्ड पास होने की तारीख से 8 दिन के भीतर वापस अदा करने का करार करता है। रकम अदा करने के लिए निर्धारित समय के 3 साल बाद साहूकार अपने कर्जदार से मूलधन तथा ब्याज दोनों को मिलाकर बनी राशि मिश्रधन के लिए एक अन्य बांड उसी ब्याज पर लिखवा लेता है और उसे संपूर्ण कर्जा चुकाने के लिए 125 दिन की मोहलत दे देता है। 3 साल और 15 दिन बीत जाने पर कर्जदार द्वारा एक तीसरा बॉन्ड
पास किया जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। 12 वर्ष के अंत में 1000 रुपये की राशि पर उसका कुल ब्याज 2028 रुपये 10 आना 3 पैसे हो जाता है। ब्याज की उस मद का हिसाब लगाइए जो रैयत इन वर्षों में दे रहा था। यदि आपने 8वीं के आसपास 6 से 8वीं के बीच में पढ़ाया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, आप निकाल सकते हैं। दक्कन दंगा आयोग। जब विद्रोह दक्कन में फैला तो प्रारंभ में बम्बई की सरकार उसे गंभीरतापूर्वक लेने को तैयार नहीं थी, लेकिन भारत सरकार ने, जो कि 1857 की याद से चिंतित थी, बम्बई की सरकार पर दबाव डाला कि वह दंगा के कारणों की छानबीन करने के लिए एक जांच आयोग बैठाए। आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जो 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। यह रिपोर्ट, जिसे दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है, इतिहासकारों को उन दंगा का अध्ययन करने के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराती है। आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया। चर्चा कीजिए। आजकल आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर ली जाने वाली ब्याज दरों का पता लगाइए। यह भी पता लगाइए कि क्या ये दरें पिछले 50 वर्षों में बदली हैं, क्या भिन्न भिन्न वर्गों के लोगों द्वारा अदा की जाने वाली दरों में कोई अंतर है। यदि है तो इन अंतरों के क्या कारण है। आप बैंक के ब्याज दरों से ये देख सकते हैं। होम लोन अलग इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, एजुकेशन लोन अलग मिलता है, पर्सनल लोन अलग रेट पे मिलता है। इसी प्रकार से चलता रहता है। केसीसी वाला अलग ही चलता है। स्रोतों पर दृष्टिपात करते समय हमें यह फिर याद रखना होगा कि वे सरकारी स्रोत हैं और वे घटनाओं के बारे में सरकारी सरोकार और अर्थ प्रतिबिंबित करते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन दंगा आयोग से विशिष्ट रूप से यह जांच करने के लिए कहा गया कि क्या सरकारी राजस्व की मांग का स्तर विद्रोह का कारण था, और संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आयोग ने यह सूचित किया था कि सरकारी मांग किसानों के गुस्से की वजह नहीं थी। इसमें सारा दोष ऋणदाताओं या साहूकारों का ही था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि औपनिवेशिक सरकार यह मानने को कदापि तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष या रोष कभी सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ था। सरकारें हमेशा से ऐसा करती आती हैं, अभी भी कर रही हैं। कभी भी सरकार जिसकी भी चल रही हो अपना किसी प्रकार का दोष नहीं मानती। इस प्रकार सरकारी रिपोर्टें इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए बहुमूल्य स्रोत सिद्ध होती हैं, लेकिन उन्हें हमेशा सावधानीपूर्वक पढ़ा जाना चाहिए और समाचार पत्रों, गैर सरकारी वृत्तांतों, वैधिक अभिलेखों और यथासंभव मौखिक स्रोतों से संकलित साक्ष्य के साथ उनका मिलान करके उनकी विश्वसनीयता की जांच की जानी चाहिए। काल रेखा। कौन सी घटना किस सन में हुई? 1765 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की। 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। 1793 बंगाल में इस्तेमारी व्यवस्था लागू की गई। 1800 का दशक, संथाल लोग राजमहल की पहाड़ियों में आने लगे और वहां बसने लगे। 1818 बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त। 1820 का दशक, कृषि कीमतें गिरने लगीं। 1840 व 1850 का दशक, बम्बई दक्कन में कृषि विस्तार की धीमी प्रक्रिया। 1855-56 संथालों की बगावत। 1861 कपास में तेजी का समारंभ। 1875 दक्कन के गांवों में रैयतों ने बगावत की। इसके साथ ही ये 10वां चैप्टर आपका समाप्त होता है। एक चित्र है, एक ग्रामीण दृश्य विलियम प्रिंसेप द्वारा चित्रित 1820। खूबसूरत सचित्र। एक महिला दिखाई दे रही है, गाय या बैल है और खबरेल का एक घर, और उसके पीछे एक पक्का घर दिखाई दे रहा है जो टिपिकल अंग्रेजी शैली में बनी हुई है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले चैप्टर में।